बड़े सपने को मैंने देखा कि मैं एक आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई थी। हिंदी मीडियम में ही मैंने हर कोई एग्ज़ाम अपनी ज़िंदगी का दिया था। पूरी तैयारी के साथ मैंने पहली बार आईएएस का एग्ज़ाम दिया। तो प्री में मैं पहली बार में कुछ मार्क्स से दोस्तों असफल हुआ। उसके बाद लगता था कि मेरा करियर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे दोस्तों मेरा नाम निशान जैन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ का रहने वाला हूँ। और मैंने एक सपना देखा था बचपन में, एक हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किस तरह से उस बड़े सपने को मैंने देखा कि मैं एक आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। और उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि जो भ्रम हम लोगों में एक सोसाइटी में फैला हुआ है कि हिंदी मीडियम से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं उस सपने को सच करने की कहानी और उस भ्रम को तोड़ने की कहानी को लेकर आज आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे दोस्तों बचपन का वो एक किस्सा याद आता है। हम लोग जब राशन की दुकान से राशन लेने जाते थे तो वहाँ पर जो राशन कार्ड होता था उस पे लिखा होता था खाद्य एवं रसद अधिकारी। अब जब मैं भी राशन लेने अक्सर जाया करता था तो मैं ये देखता था कि कई बार बहुत गड़बड़ियाँ होती थी वहाँ पर। जैसे दुकान बंद है तो बहुत दिन तक बंद है, खुली नहीं है, या फिर कुछ कम तोल कर दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये अधिकारी जो शब्द है, इस ये जो अधिकारी होते हैं ये शायद इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो तब से मन में एक हल्का हल्का ख्याल था, जब मैं शायद 8वीं क्लास के आसपास रहा हूँगा, तब मन में ख्याल था कि शायद अधिकारी बनने से इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ चलती रही कि मुझे एक ऑफिसर बनना है। वो तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को देना होता है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। अब मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, फिर भी हिम्मत से सोचा कि कैसे इसको हिंदी के साथ भी किया जा सकता है। 10th की परीक्षा पास की, उसके बाद लगता था कि मेरा करियर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं किस दिशा में जाऊंगा। बड़ा सारा कन्फ्यूज़न था, जैसा कि हर एक युवा को होता है। तो वो मेरे साथ भी था। संसाधनों की थोड़ी कमी थी तो वो कन्फ्यूज़न थोड़ा और ज़्यादा था। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि शायद थोड़ा ज़रूरत है अपने खर्चे खुद उठाने की। तो ऐसी स्थिति में मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ अर्निंग होती रहे और अपने पढ़ाई के खर्चे निकलते रहें। हम 3 दोस्त थे, हम तीनों साथ में घूमते फिरते थे, साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे, साथ में कुछ कुछ क्रिएटिव राइटिंग भी किया करते थे। तो मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा, क्लासिफाइड में पढ़ा, एक जॉब निकली थी पार्ट टाइम प्रूफ रीडिंग की। उस समय तक ये भी नहीं पता था कि प्रूफ रीडिंग होता क्या है। फिर मेरा जो दूसरा दोस्त था उसने मुझे बताया कि प्रूफ रीडिंग में जब कोई बुक छपती है तो उस बुक की जो एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, उनको ठीक किया जाता है और उसकी एडिटिंग की जाती है, उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। उसके लिए किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। हमें ये लगता था कि हमारी भाषा पे ठीक ठाक पकड़ है, हम वहाँ पे इंटरव्यू देने पहुँच गए। और संयोग की बात की, उन्होंने हमसे एक टेस्ट लिया छोटा सा और उनको अच्छा लगा, उन्होंने हमें रख लिया। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की। उस समय जब मैं ये किया करता था, जब 10th मैंने पास की थी, तो 1 रुपये पर पेज के हिसाब से पेमेंट मिला करता था। मुझे याद है उन गर्मियों की छुट्टियों में, जो मई जून की छुट्टियां थी, उसमें से एक महीना ऐसा गया था जिसमें मैंने 1750 रुपये एक महीने में कमाए थे। 1 रुपये पर पेज के हिसाब से 1750 पेजों की प्रूफ रीडिंग की थी, इसलिए मुझे 1750 रुपये मिले थे। तो वो उस समय एक बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और इतने अपने पढ़ाई के लिए खर्चा मैंने अपना जुटाया। तो इसी तरह उस पार्ट टाइम जॉब के साथ मैं पढ़ाई करता चला गया। 10वीं 11वीं 12वीं 12वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरा मन था कि मैं डीयू जा कर के पढ़ाई करूं। मेरठ से मैं हूं और मेरठ से दिल्ली सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। मैं डीयू जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करना चाहता था, पर संसाधनों का इतना थोड़ा अभाव था कि ये नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ जाके खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए मैं दिल्ली 65 किलोमीटर दूर जो मेरठ से थी वहाँ पे मैं नहीं जा पाया, और मैंने मेरठ में रहकर ही मेरठ कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के दौरान चूँकि अगेन वही कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था, तो मन में ये होता है कि कोई परमानेंट नौकरी लग जाए। मैंने नौकरियों के फॉर्म भरने शुरू किए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मैंने फॉर्म भरने शुरू किए, और फाइनल ईयर में मेरा सिलेक्शन एक छोटी सी नौकरी, पोस्ट ऑफिस, आपने देखा है, पोस्ट ऑफिस में क्लैरिकल जॉब मुझे मिल गई। अब वो नौकरी लगती इतनी खुशी हुई कि भाई एक परमानेंट जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं वो मिल गई। घर में भी सब लोगों को अच्छा लगा और मैंने वो नौकरी शुरू कर दी। अब नौकरी शुरू कर दी, नौकरी में वर्किंग आवर्स भी खूब थे और खूब मेहनत करने लगा मैं, और उस मेहनत में मस्त हो गया।
अब लेकिन उसमें एक दिक्कत ये होने लगी कि पढ़ाई का समय नहीं मिलता था। तो फिर भी मैं अपनी नौकरी चल रही थी और ज़िंदगी अपने उस पे चलती जा रही थी, अपनी गति से चल रही थी। इसी बीच मेरे एक सीनियर थे, वो मेरे एक वेल विशर थे, मेरे शुभचिंतक थे। उन्होंने मुझे एक बार पूछा कि निशांत तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया मैं पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि निशांत, उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया। जैसे आप देख रहे हैं इस हॉल में बल्ब जो है, जो ट्यूब मरकरी है, वो बहुत ऊपर अभी लगाई हुई है आपने। अगर एक बल्ब को यहाँ पे लटका दिया जाए तो वो केवल इतने ही एरिया में रोशनी देगा। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बल्ब जो है वो इस एरिया में ही रोशनी दे रहा है, अगर आप इस बल्ब को ऊपर लटका दें तो वो पूरे हॉल में रोशनी देगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि निशान तुमको वो बल्ब बनना है जो पूरे हॉल में रोशनी दे। यानी तुमको अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ना है और अपनी काबिलियत के हिसाब से जो है वो जॉब आपको गेन करनी है। वो बात दोस्तों मेरे को जच गई और मैंने फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना ट्रैक बदला। एक टफ डिसीजन था, बट मैंने उस समय उस नौकरी को छोड़ा और छोड़कर मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। क्योंकि पढ़ाई, आई वॉज़ वेरी गुड एट स्टडीज़, तो मुझे पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए था। और मैंने उसके बाद एमए किया। एमए के बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है यूजीसी का, नेट का एग्ज़ाम। तो मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया दोस्तों, उसमें मेरे को पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अब आप सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जो पार्ट टाइम जॉब 10वीं के बाद से करता आ रहा है, उसको फेलोशिप मिल जाए, और वो भी उस समय फेलोशिप होती थी 20,000 रुपये महीना, विच वॉज ए ह्यूज अमाउंट। तो 20,000 रुपये महीने की फेलोशिप मिल गई और मैंने वही डीयू जो मैं 12th के बाद जाना चाहता था, मैंने उस डीयू का एमफिल एंट्रेंस दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो जो 65 किलोमीटर मैं 12वीं के बाद मेरठ से दिल्ली नहीं जा पाया, वो मैं एमए के बाद एमफिल करने के लिए मैं दिल्ली गया फेलोशिप के साथ, और वहाँ मैंने अपनी एमफिल की पढ़ाई शुरू की। फाइनली ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और मैंने वहाँ न केवल एमफिल किया, साथ में आईएएस की तैयारी, जो मेरा सपना था, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था हमेशा से, मैंने आईएएस की तैयारी पे पूरा फोकस किया और पूरी तैयारी के साथ मैंने पहली बार आईएएस का एग्ज़ाम दिया। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। आईएएस का एग्ज़ाम तो दिया और मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छा था, हमेशा से अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स लाने की आदत थी। पहली बार में जब एंट्रेंस दिया, मतलब प्री एग्ज़ाम जो होता है आईएएस का, प्री मेंस और इंटरव्यू ऐसे होता है, तो प्री में मैं पहली बार में कुछ मार्क्स से दोस्तों असफल हो गया। जब वो कुछ मार्क्स से प्री में फेल हुआ तो इतना बुरा लगा, क्योंकि पहली बार जब आप लाइफ में असफलता का स्वाद चखते हैं तो कैसा लगता है, वो मुझे महसूस हुआ। उसके बाद काफ़ी ख़राब महसूस हुआ, काफ़ी डिप्रेशन भी महसूस हुआ। पर उस समय फिर मेरे कुछ दोस्त जो मुझसे ज़्यादा भरोसा करते थे, और मेरी फैमिली, मेरे भैया, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने किसी तरह खुद को संभाला। दोस्तों हम लोग हमेशा सक्सेस के लिए तो तैयार होते हैं, पर शायद ही हम में से कोई फेलियर के लिए तैयार होता है। मेरे भैया ने मुझे समझाया है कि प्लान बी भी आपके पास तैयार होना चाहिए। और उसी दौरान मैंने एक और एग्ज़ाम दिया हुआ था पार्लियामेंट में, ट्रांसलेटर का। तो जब मेरा प्री फेल हो गया तो मैंने उस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने तुरंत से वो जॉब ज्वाइन कर ली और मैंने पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर बन गया। वो नौकरी करने लगा। करने के बाद फिर मैंने दोबारा से हिम्मत जुटाकर आईएएस का एग्ज़ाम दिया दोस्तों। उसके बाद किस्मत मेरे साथ थी, प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, और फाइनली मुझे यूपीएससी में 13वीं रैंक और हिंदी मीडियम में पहला स्थान प्राप्त। क्योंकि उस समय मैं पार्लियामेंट में नौकरी कर रहा था और मेरे को ये सफलता प्राप्त हुई, जो मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में किसी को हिंदी मीडियम से ये सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। क्योंकि मैंने न केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी, मैंने पूरा एग्ज़ाम भी हिंदी में दिया था और मेरा ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर था। तो उसके बाद मैं लोकसभा में नौकरी करता था, तो लोकसभा की जो उस समय स्पीकर थी सुमित्रा महाजन मैम, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उन्होंने वहाँ पे एक लोकसभा के सभागार में मेरे फेलिसिटेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। उसमें पूरे लोकसभा के सारे एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। वो मेरी ज़िंदगी का शायद बहुत बड़ा दिन था। और उन्होंने एक बात भी वहाँ पर कही कि निशांत के बारे में मैंने पूरा फीडबैक लिया है, ये अपने ऑफिस का काम बहुत अच्छे से करता था और उसके बाद तैयारी करता था। तो वहाँ से वो एक अच्छी शुरुआत हुई शायद नौकरी की। और उसके बाद जो होता है कि आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है वो मसूरी में होती है, आप लोगों को पता है। मसूरी, जिसको हम लोग अपने सपनों की मंजिल कहते हैं, लबासना जो एकेडमी है, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। यहाँ भी एक मज़ेदार बात हुई, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई थी। हिंदी मीडियम में ही मैंने हर कोई एग्ज़ाम अपनी ज़िंदगी का दिया था। और जब वहाँ एकेडमी में गया तो वहाँ पे ज़्यादातर सब चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, तो उनको भी उनके साथ खुद को अनुकूलित किया। पर वहाँ पे भी मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि होता क्या है कि हम लोग कुछ चीज़ों को अपनी मजबूरी बना लेते हैं।
उस चीज़ को हम अपनी मजबूरी मान के हम उसको उसकी वजह से थोड़ा सा फील करने लगते हैं कि मैं कुछ कमज़ोर हूँ। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, हिंदी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मजबूती बनी, और हिंदी की वजह से मुझे हमेशा वहाँ पे मान सम्मान मिला। तो इस तरह से मेरी पूरी कहानी में सबसे ख़ास बात ये रही कि मेरी सफलता की कहानी में आप देखेंगे कि उसमें लगातार एक निरंतरता का तत्व मौजूद है। परसिस्टेंस लगातार उसमें रहा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले, ज़िंदगी न कभी थमती है और न कभी रुकती है। और मेरे जैसा आदमी, आप में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मुश्किलों में घिरा और अभावों में पका जो इंसान होता है वो सबसे मजबूत होता है, उससे मजबूत कोई भी नहीं होता। और दोस्तों, अक्सर हम तैयारी या पढ़ाई या स्ट्रगल तब छोड़ देते हैं जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, उसके केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाज़ा है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।